हेलो एवरीवन। तो आज अब अगले पार्ट में अपन आगे का कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। देर आर 3 ट्रैफिक सिग्नल्स, ईच सिग्नल चेंजेस कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड एंड देन फ्रॉम रेड टू ग्रीन। पहले ग्रीन से रेड होएगा, फिर रेड से ग्रीन होएगा। दो प्रोसेसेस है। द फर्स्ट सिग्नल टेक्स 25 सेकेंड, द सेकेंड सिग्नल टेक्स 39 सेकेंड एंड द थर्ड सिग्नल टेक्स 60 सेकेंड्स टू चेंज द कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड। ठीक है, पहले वो ग्रीन से रेड होएगा, फिर रेड से वापस ग्रीन होएगा। द ड्यूरेशन फॉर ग्रीन एंड रेड कलर्स आर सेम। ठीक है, एट 2 PM दे टुगेदर टर्न्स ग्रीन। 2 बजे वो पूरे के पूरे ग्रीन होता है, यानी कि यहाँ पे 2 बजे वो पूरे के पूरे ग्रीन होता है। एट वॉट टाइम विल दे चेंज टू ग्रीन नेक्स्ट साइमल्टेनियसली। इसका मतलब है कि वो ग्रीन से रेड साथ में जाए और रेड से ग्रीन फिर साथ में आए, तो अपना काम हो जाएगा ना। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो इसको सोल्व करने के तरीके। पहला तो ये है कि ये 25, 39 और 60, इसका पहले तो यहाँ से ही एलसीएम ले लो, ठीक है, और उसको डबल कर दो सीधे सीधे। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों में सेम बोला है ना उसने कि ग्रीन से रेड होने में सेम टाइम लगेगा और रेड से ग्रीन होने में भी सेम टाइम लगेगा। यानी कि मैं ग्रीन से रेड पहुँचा देता हूँ। पहला सिग्नल ले रहा है 25 और दूसरा ले रहा है 39 और तीसरा ले रहा है 60। एलसीएम कैसे निकालते हैं बेसिक तरीके से, यहाँ करो 5, यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ पे बचेगा 13, 39, यहाँ पे बचेगा 12, यहाँ पे फिर से कॉमन 3 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ पे बचेगा 13 और यहाँ पे बचेगा 4। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं है तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो। तो एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा, 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 4। तो ये आप सोल्व करोगे ना, ये आएगा 3900 सेकेंड्स। सेकेंड में ही चल रहा है ना, ये सेकेंड में ही थे। 3900 सेकेंड का मतलब है डिवाइडेड बाई 60, ये मिनट आ जाएगा, तो ये निकल के आता है 65 मिनट्स। इसका मतलब क्या समझ में आया आपको, कि वो 65 मिनट में ग्रीन से रेड होएगा, 65 मिनट में। और आपको क्या दिया है कि रेड से ग्रीन भी इतने ही टाइम में होएगा, यानी कि 65 मिनट। इधर ऐड कर दो, ये टोटल कितने हो गए, ये 65 मिनट है ना, ये टोटल कितने हो गए, ये टोटल हो गए 60 और 60 120, 5 और 5 यानी कि 130 मिनट्स। 130 मिनट्स का मतलब है 2 घंटे, 2 घंटे में 120 मिनट हो गए और 10 मिनट। ये टोटल टाइम लग जाएगा उनको ग्रीन से फिर से वापस ग्रीन होने में, और वो भी साथ, क्योंकि एलसीएम ले लिया है मैंने। यानी कि पहले 2 बजे वो साथ में थे, तो अब कितने टाइम बाद में साथ में होंगे, 2 बजे में ये टाइम जोड़ दो तो कितना निकल के आएगा, 4:10 PM। इसमें वो दोनों तीनों के तीनों साथ में वापस से चलेंगे। ये वाला बेसिक क्वेश्चन था, आपसे होना चाहिए था, एलसीएम का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि 40 चिल्ड्रंस आर स्टैंडिंग इन अ सर्किल एंड वन ऑफ देम हैज़ अ रिंग। मतलब चाइल्ड 1 के पास में रिंग है। द रिंग इज पास्ड क्लॉकवाइज। चाइल्ड 1 जो है वो देता है 2 को, 2 देता है 4 को, 4 देता है 7 को, एंड सो ऑन। आफ्टर हाउ मेनी सच चेंजेस विल द रिंग बी इन द हैंड्स ऑफ चाइल्ड 1 अगेन। देखो सीरीज़ के क्वेश्चन पहले तो सीधे सीधे आ जाते थे कि यहाँ पे पहले में मतलब जैसे कि 2 हैं, फिर 4 हैं, फिर 6 हैं, फिर 8 हैं, तो अब बताओ कि यहाँ पे क्या आएगा। लेकिन फिर से मैं वही चीज़ कहूँगा, यूपीएससी खेल रहा है किसके साथ, लैंग्वेज के साथ। और लैंग्वेज समझ में आने के बाद में ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। देखो हो क्या रहा है कि 40 बच्चे हैं, यानी कि मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते हुए 40 तक है वो। अब हो क्या रहा है कि इसके पास एक रिंग है, जो एक किसको देता है, एक देता है 2 को, ठीक है, फिर 2 किसको देता है, 2 देता है 4 को, फिर 4 किसको देता है, 7 को। तो आप क्या देखोगे, इस 1 में मैंने +1 किया तो 2 आया, यहाँ पे 2 में मैंने +2 किया तो 4 आया, 4 में +3 किया तो 7 आया। मतलब एक एक बढ़ता जा रहा है आगे। अगला ये किसको पास करेगा, +4, यानी कि 11 को पास करेगा ये +4।
ऐसे फिर अगला +5 आ जाएगा। बहुत सारे लोगों ने वैसे इसमें 15 तक ही जा रहे हैं, तो 15 तक ही जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने तो इसको ऐसे ही कैलकुलेट कर लिया होगा, +1 +2 +3 ऐसे कहाँ तक जाना पड़ेगा, 14 15 16 17 मैक्सिमम वहीं तक, और वो रोटेट कर करके उसको निकाल लिया होगा उन्होंने। लेकिन इसको एग्जामिनर ने दिया इस वजह से नहीं था कि आप मैनुअली काउंट करो, इसको उसने दिया क्यों है, इसमें आपको ऑब्जर्वेशन क्या देखनी है। देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये कैसे आ रहा है, ये निकल के आ रहा है, देखो 1 + 1 + 1 1, ये यहाँ का 1 आया, इसमें मैंने ऐड किया है 1। आगे देखो, अभी समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये कैसे निकल के आया, ये निकल के आया इससे पहले के ये पूरे के पूरे जोड़ो, 1 और ये 2, +1 +2, ये तो आ गया 3, और इसके साथ में ये जैसे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जोड़ रहे थे ना, वो एक एक्स्ट्रा। फिर से देखो ये 7 कैसे आया, पहले तो इसके पहले के जितने भी ये प्लस वाले साइन है उनको जोड़ो, +1 +2 यानी कि +3 और +3 +6, +6 में ये एक्स्ट्रा 1 जोड़ रहे थे, वो वाला एक एक्स्ट्रा 1 जोड़ो। उसी तरह 11 कैसे आया, 11 भी पहले के पूरे ये वाले सम करो, यानी कि 1 2 3 4, ये कितना निकल के आया, ये निकल के आया 10, और 10 के साथ में एक एक्स्ट्रा 1। मैं इसमें आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये ऑब्जर्वेशन दिखने के बाद में आपका क्वेश्चन कितना आसान हो गया। अब आप पूछोगे कैसे आसान हो गया, देखो इसमें कोई भी टर्म, जिस भी टर्म के पास में रिंग जाएगी वो क्या है, वो समीशन है n का +1, उसके पहले के इसका, मतलब आप देखो ना, पहला टर्म कहाँ पे आएगा, यहाँ पे निकल के आएगा, दूसरा टर्म यहाँ पे निकल के आएगा, तीसरा टर्म यहाँ पे निकल के आएगा। तो अगर मैं इस 40 को आगे कंटिन्यू करता रहूँ, 40 के बाद में मैं फिर से 1 की जगह 41 रखूँ, तो अगली बार जाके 40 की जगह, मतलब ये 41 आएगा ना, यहाँ पे 41 आ जाएगा अगला इसका टर्म, फिर 42 43 44 ऐसे चलेगा, फिर अगली सीरीज़ कहाँ पे बंद होएगी, 80 पे, फिर वापस सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट होएगी, 81 से। यानी कि और ये जो 81 और 41 है ना, यही बेसिकली 1 है, 40 के बाद में रिपीट हो जाएगी ना, क्योंकि सर्कल में बैठे हैं वो लोग। तो मेरे को चाहिए क्या, मेरे को ये चाहिए कि ये सम +1 ये किसके इक्वल आ जाए, ये इक्वल आ जाए 40 इंटू समथिंग, 40 का कोई भी मल्टीपल, 40 या 80 +1 करते ही पहले पे आ जाएंगे। तो उसने क्या बोले कि पहले बच्चे के हाथ में वापस से कब आएगी, पहले बच्चे का मतलब है 40 इंटू समथिंग +1, इसमें कब आएगी, इसका सम +1, इसका सम +1, इसका सम +1, इसका सम +1। और ये क्या दिखा रहा है आपको, ये वाली जो सम की चीज़ है ये क्या दिखा रही है, ये आपको दिखा रही है कि कौन से नंबर पे आ रहा है वो। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम कैसे निकालते हैं, n इंटू n +1/2, यहाँ पे +1 इज इक्वल टू 40x +1, यहाँ से इन दोनों को काट दो, +1 से +1 को काट दो, अब आपके पास में बचा क्या, n +1/2 इज इक्वल टू 40 टाइम्स x। अब ये 40 टाइम्स x है ना, मतलब 40 हो सकता है, 80 हो सकता है, 120 हो सकता है, 160 हो सकता है, 40 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है। अब मेरे को देखना क्या है इसमें, मेरे को सीधी सी बात ये देखनी है कि अब ऑप्शन काम में लो, अब आपको ये निकालना ही नहीं है। क्यों निकालना है आपको कि इसके 40 का मल्टीपल कोई निकल के आए, क्यों आपको चेक करना है, आप ऑप्शन से चेक कर लो ना। ऑप्शन में अगर आपको मिल जाएगा, 4 ही चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। देखो पहला ऑप्शन रख के देखा मैंने, 14 इंटू अंदर कितना आएगा 15 / 2, कितना निकल के आएगा ये देखो 2 से ये कट गया 7 बार। अब 7 इंटू आप 15 कितना ही कर लो, लास्ट में 0 तो नहीं आएगा। 40 के में मल्टीपल में तो हर किसी में लास्ट में 0 आएगा ना, बस इतना देखो, इसको काट दो, पहला ऑप्शन कट गया। दूसरे ऑप्शन में उसने क्या वैल्यू दे रखी है 15, 15 को चेक करो, 15 इंटू 16 / 2, 2 से ये कट गया 8 बार। अब 8 बार कट गया, इसको मल्टीप्लाई करो, 15 8 5 40, 4 8 एकम 8 और 4 20, 120। क्या ये 40 का मल्टीपल है? यस, 40 का मल्टीपल है, तो ये वाली वैल्यू पॉसिबल है।
अगर आपको कन्फ्यूजन है आप दूसरे चेक करके देख लो। अगर एग्जामिनर मैं कह रहा हूँ ना आपको रिवॉर्ड करेगा, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि ये 40 का मल्टीपल होगा, वो रिवॉर्ड करेगा, वो ऑप्शन देगा ही नहीं दूसरा ऐसा। ये देखो 16 का, देखो 16 का क्या निकल के आ जाएगा, 16 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से ये कट गया 8 बार। अब 8 इंटू 7 कभी भी जीरो लास्ट में नहीं आएगा, ये नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन क्या है 17, 17 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 से ये कट गया 9 बार, कभी भी लास्ट में जीरो नहीं आ सकता। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 40 का मल्टीपल आ रहा है और वही इसका आंसर है। कौन सा? 15। एग्जामिनर रिवॉर्ड करेगा आपको ये जैसे ही चीज़ आपको पता चल गई। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको कैसे किया, ये ऐसे +1 जोड़ते चले गए, और कोचिंग वालों ने लगभग सारों ने वही मेथड दिया है। मतलब हो सकता है कोई एक ने ये चीज़ पकड़ी हो, लेकिन सब ने वही आंसर दिया है। ये ऑब्जर्वेशन का गेम है, ऐसे नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक अगर आप दूसरे भी तरीके से करते तो आपसे ये क्वेश्चन होना चाहिए था। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 15 तक काउंट करना पड़ता अगर दूसरे तरीके से भी आप सॉल्व करते तो, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन देखो, अगले वाले क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे Z Y X। अब यहाँ पे आप देखोगे ये 2 बार रिपीट हो रहा है, ये 3 बार रिपीट हो रहा है, ये 4 बार, ये 5 बार। यानी कि आपने क्या देखा कि लास्ट से अगर मैं गिन रहा हूँ ना, तो ये लास्ट पे पहले नंबर पे आता है, तो ये 2 बार रिपीट हो रहा है। लास्ट से दूसरे नंबर वाला 3 पे रिपीट हो रहा है, मतलब फर्स्ट वाला जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, सेकंड वाला 3 बार, थर्ड वाला 4 बार। यानी कि इसमें +1 कर दो, इतनी बार ये रिपीट हो रहा है। ए का नंबर कितना होगा, 26 नंबर होगा, इस तरफ से देखेंगे तो ये कितनी बार रिपीट होगा, 26 + 1 27 टाइम्स ये रिपीट होगा। तो मेरी सीरीज़ कैसी बन जाएगी कि पहले 2 हैं, फिर 4, ऐसे बनेगी 2 3 4 5 डैश 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 27। अब मैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, इन सबको जोड़ दूंगा। 2 Z है, 3 Y है। मैं टोटल अगर नंबर निकालना चाहूँगा तो इनको जोड़ूंगा ना, कि ये तो 2 हो गए, ये 3 हो गए, तो ये पूरे के पूरे 5 टर्म्स हो गए। फिर इसमें X को भी जोड़ना है, तो ये यहाँ तक के 9 टर्म्स हो गए। तो मैं पूरों को जोड़ूंगा तभी तो मेरे को नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे। तो इनको ऐड कर दूँ। ऐड कैसे करेंगे, देखो अगर मैं यहाँ पे +1 कर दूँ और -1 कर दूँ तो किसी को कोई दिक्कत? अगर मैं +1 और मतलब +1 तो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, और उसमें से पूरे में से -1 फिर लास्ट में कर दूंगा मैं। तो ये हो जाएगा फर्स्ट 27 नंबर्स। उसका सम कितना होता है, 27 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 2, n +1/2, ठीक है। और उसमें से मेरे को 1 माइनस करना पड़ेगा। तो ये कितना निकल के आता है, ये निकल के आता है 2 से 1 कट जाएगा 14 बार, ये निकल के आता है 378 - 1 यानी कि 377। 377 का मतलब है कि इस पूरी की पूरी सीरीज़ में 377 नंबर्स हैं। 377 नंबर्स होने का मतलब क्या है कि इसमें अब देखो इस 1 को हटा देता हूँ मैं, ये इस सीरीज़ में अब उसने क्या बोला है कि मिडल टर्म निकालना है। मिडल टर्म यानी कि 377 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि मेरे को निकालना है ये कितना आता है 18.188.5, यानी कि ये 189th टर्म जो होगा स्टार्टिंग से वो वाला टर्म आ जाएगा, 189th टर्म। अब ये कैसे निकालेंगे अपन? अब इसका एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से गिनो, लेकिन हम कंफर्टेबल कहाँ से होते हैं, ए से गिनने में। जैसे कि ए, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी, ई, एफ, जी, एच। अब देखो यहाँ पे एच से ऑप्शन शुरू हो गए, एच, आई, जे, के, एल, एम। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ तक के आप टोटल गिन लो, एच तक के। फिर उसके बाद में अगर यहाँ तक ही आ जाता है वो, तो यानी कि एच आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ तक नहीं आता है तो फिर यहाँ पे आगे बढ़ना। तो आप यहाँ तक गिन लो पहले, इसके कितने 27, इसके कितने 26, यहाँ के कितने 25, यहाँ के कितने 24, यहाँ के कितने 23, 22, 21 और ये 20। अब देखो, अब इसका सम कैसे निकालते हैं अपन? इसका सम कैसे निकालोगे? इसका सम एक तो आप या तो इनको मैनुअली गिनो, या फिर आप देखोगे कि ये भी एक क्या है, एपी है, और एपी का सम कितना होता है, SN =
n/2 a प्लस an। पहले और लास्ट टर्म को जोड़ दो, इनटू जितने टर्म्स है उसका हाफ लेके मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इसका सम कितना हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा, पहले तो टर्म्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म्स है, 8/2, और अंदर क्या आ जाएगा, a है 27 और लास्ट टर्म है 20। ठीक है, ये कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 4 इंटू अंदर बच जाएगा 47, तो ये निकल के आता है 188, एग्जैक्ट 188, यानी कि h खत्म हो जाएगा 188 तक। और मेरे को कौन सा टर्म चाहिए, मेरे को इधर से जब मैं गिनता हुआ आऊँगा 189 टर्म चाहिए, तो h खत्म हो जाएगा, 189 टर्म कौन सा होगा, आई होगा ना, 188 टर्म्स तक h खत्म हो गया, फिर जस्ट उसके अगले वाला टर्म ये हो जाएगा। इसका आप रिवर्स से भी देख सकते हो, कैसे रिवर्स से देखोगे, मान लो कि z से स्टार्ट हो रहा है, वो z से फिर y जाएगा, फिर x जाएगा, फिर उसके बाद में मतलब ऐसे चलता जाएगा और यहाँ पे कुछ ना कुछ आ जाएगा। मान लो कि मैं यहाँ पे I लिख रहा हूँ, I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, यानी कि यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 नंबर ये हैं, 19 नंबर ये हैं, तो ये सीरीज़ बनेगी एक। अब अगर मेरे को निकालना है कि मान लो कि मैं जे तक पहले काउंट करना चाहता हूँ, जे तक काउंट करो पूरे के पूरे, तो कैसे काउंट करोगे, वही ये फर्स्ट n नंबर हैं उनका सम निकालो और उसमें से 1 माइनस कर दो, क्योंकि 1 यहाँ पे है नहीं, तो ये कितना है टोटल 18, 18 यानी कि 18 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 2, और इसमें से 1 माइनस कर दो, इतने टोटल टर्म्स हो चुके होंगे जे तक, जे खत्म हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 ये 9 हो गया, अब 9 इंटू 19, 9 इंटू कितना, 9 इंटू 19 171, 171 में से 1 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 170, मतलब ये जे खत्म हो जा रहा है वहाँ तक, ये टोटल टर्म्स कितने 170। इसके बाद में 19 जो आएंगे वो आएंगे आई, 19 का मतलब है 189 तक जो आएंगे वो क्या होंगे, वो आई होंगे, उसके बाद में आई के आगे का एच शुरू हो जाएगा। अपन ने वही देखा यहाँ पे कि 188 तक एच आ रहा था उधर से, यहाँ से देखो 189th टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, आई। मतलब आप पीछे की तरफ से कैलकुलेट करो या आगे की तरफ से करो, आपका आई आंसर आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन, इसमें आई आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे सोल्व होना चाहिए था, पर फिर भी मैं इसमें छोड़ देता हूँ क्योंकि एग्ज़ाम प्रेशर में थोड़ा सा क्लिक नहीं करता ये। फिर देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो ये वाले क्वेश्चन आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, इन क्वेश्चंस को कभी मत छोड़ना। और इसमें है ना, जैसे अपन पिछले वाले स्टेटमेंट बेस्ड में अपन 4 को रीचेक कर रहे थे, यहाँ पे तो केवल 2 स्टेटमेंट है, इसको क्यों छोड़ोगे आप। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि क्या P जो है वो Q से बड़ा है, इज P ग्रेटर देन Q। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को क्या चेक करना है कि क्या स्टेटमेंट 1 से मैं इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो दोनों हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो ये बोल रहा है कि क्या P किस चीज़ में P बड़ा है, स्टेटमेंट 1 में P बड़ा आ रहा है कि उसमें आ रहा है, क्या मैं यस या नो में आंसर कर सकता हूँ इस क्वेश्चन का, इस स्टेटमेंट के थ्रू। पहले मेरे को ये चेक करना है, फिर इसके साथ में करना है। अगर दोनों से इंडिविजुअली नहीं हो रहा है, फिर मैं दोनों को साथ में लेके चेक करना है। तो वही है, देखो ऑप्शन ऐसे ही है, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन। मतलब केवल एक के थ्रू कर सकते हैं, दूसरे के थ्रू नहीं कर सकते। फिर दूसरा ऑप्शन देखो, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट से अकेले अकेले सोल्व करने जाओगे तो आपका सोल्व हो जाएगा। अब इसमें ना बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन क्या होता है कि वो स्टेटमेंट बेस्ड पे कन्फ्यूज हो जाते हैं। वो लोग ये बोलते हैं कि कोचिंग वाले जो लोग हैं वो ऐसे ऑप्शन सेट कर रहे हैं जिसमें हमको समझ में नहीं आ रहा। वो बोल रहे हैं कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर सफिशिएंट। तो इसका मतलब क्या है कि वो दोनों एक साथ में सफिशिएंट है या फिर वो अलग अलग से दोनों के दोनों सफिशिएंट है। तो ये गलती
कोचिंग वाले करेंगे, ये यूपीएससी नहीं करेगा। यूपीएससी ने देखो कितना क्लियरली बोला है कि द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन, मतलब किसी भी स्टेटमेंट को, इसका हिंदी पढ़ के देखो ना, इस प्रश्न का उत्तर दोनों में से किसी भी एक कथन का अकेले उपयोग करके दिया जा सकता है, दोनों में से किसी भी कथन का उपयोग करके दिया जा सकता है। ठीक है, तीसरा देखो, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। किसी भी एक स्टेटमेंट को अकेले देखोगे तो आंसर नहीं कर पाओगे, लेकिन दोनों को साथ में यूज करोगे तो आप इसको आंसर कर पाओगे। और चौथा बोल रहा है कि दोनों को साथ में लेके भी आप आंसर नहीं कर पाओगे। तो मेरे को बस क्या चेक करना है कि इसका आंसर यस या नो में कहां से मिल रहा है। पहला स्टेटमेंट देखो, P इंटू क्यू इज ग्रेटर देन क्यू 0, P इंटू क्यू इज ग्रेटर देन 0। तो मेरे को यहां से कैसे पता चलेगा कि P इज ग्रेटर देन क्यू? भाई यहां से कैसे पता चलेगा? मान लो कि ये 2 इंटू 3 कर दिया तो भी ये 0 से बड़ा है। अगर मैं 3 इंटू 2 कर दूं उल्टा, मतलब P को बड़ा कर दूं Q से, तो भी ये ग्रेटर देन 0 है। मतलब इसका आंसर नहीं कर पा रहा ना ये स्टेटमेंट पहला, तो अलोन तो सफिशियंट नहीं है ये। ठीक है, अलोन का मैंने चेक कर लिया। दूसरा स्टेटमेंट देखो, P स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर, P स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर। क्या ये आंसर कर देगा इसको? अरे भाई देखो, ये बड़ा है, ये मेरे को समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे ये स्क्वायर है, और स्क्वायर तो आपको पता है। मान लो कि यहाँ पे मैं क्या लिख दूं, यहाँ पे मैं लिख दूं -3 का स्क्वायर, और यहाँ पर लिख दूं मैं +2 का स्क्वायर। स्क्वायर तो माइनस को प्लस बना देता है। ये कितना निकल के आता है 9, और ये कितना निकल के आता है 4। ये बड़ा है इससे, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन देखो यहाँ पे P छोटा हो गया है क्यू से, यहाँ पे P छोटा हो गया है क्यू से। इस कंडीशन में माइनस में है ना P, तो यहाँ पे P क्या हो गया है, छोटा हो गया है क्यू से। और दूसरा केस भी संभव है जहाँ पे मैं P को एग्जैक्ट 3 स्क्वायर ही लिखूँ और इसको 2 स्क्वायर लिखूँ, यहाँ पे P बड़ा हो गया है क्यू से। क्या ये आंसर कर पाया उसको? ये भी नहीं कर पाया। इसमें भी दोनों पॉसिबिलिटीज आ रही है, उसमें भी दोनों पॉसिबिलिटीज आ रही थी। अलोन सफिशियंट नहीं है। दोनों को साथ में यूज करके देखो कि P इंटू क्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है, और ये P स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्यू है। अब देखो इसमें ये चीज देखो, ये तो ठीक है, अलोन वाले तो मैंने चेक कर लिए। इन दोनों को साथ में लेकर देखो, यहाँ पे P स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर और P इंटू क्यू इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे देखो, ये अगर मैं -3 इंटू -2 करता हूँ, कितना आता है? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 इज ग्रेटर देन 0। और यहाँ पे निकाल के देखो, P स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर, -2 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन -2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, ये 4, ये सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन यहाँ पे P की वैल्यू -3 है, और माइनस में आपको पता है कि जितनी माइनस में बढ़ती जाती है वो छोटी होती चली जाती है। तो यहाँ पे P जो है वो छोटा है Q से। लेकिन अगर मैं इसी की जगह दोनों के दोनों +3 ले लूँ तो भी ये सेटिस्फाई करेगा। 3 इंटू 2 ये 6 आएगा, और 6 ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पे 3 इंटू 3 का स्क्वायर ये 9 आएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 आएगा, ये भी आएगा। लेकिन यहाँ पे जो P है वो +3 है, यानी कि P बड़ा है Q से। दोनों की दोनों ही पॉसिबिलिटी इसमें भी निकल के आ रही है। ये आंसर नहीं कर रहा ना कि ये छोटा है कि बड़ा है। केवल अगर एक पे सॉल्यूशन निकल के आ जाता फिर अपन कह देते कि हाँ स्टेटमेंट काफ़ी है अपने क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इसके अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इज P प्लस क्यू माइनस आर ग्रेटर देन P माइनस क्यू प्लस आर। अब इसमें आप तो क्या बोलते हैं घबरा जाओगे, लेकिन आपको पहले तो इसे सिंप्लीफाई करो। कैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे? P प्लस क्यू माइनस आर इज ग्रेटर देन P माइनस क्यू प्लस आर। यहां से कुछ कट रहा है, यहां से P से P कट गया। ये बस इक्वलिटी, ये इनइक्वालिटी का साइन अपन क्लास 4 में लगाते थे, और वहां पे अपन ये ऑपरेशंस बहुत आसानी से करते थे। अब आपने इसका डर बैठा लिया है, इसलिए आप नहीं कर पाते। यहां से देखो, इसको Q को इधर भेजो तो 2Q इज ग्रेटर देन, R को उधर भेजो 2R।
2 से 2 कट गया, यानी कि Q इज ग्रेटर देन R। अपन को चेक क्या करना है कि क्या Q जो है वो बड़ा है R से, यस या नो। ये मेरे को देखना है कि किस स्टेटमेंट से मेरे को इसका आंसर मिल जा रहा है, यस और नो में। अब यहाँ पे देखो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि P माइनस Q जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि P बड़ा है Q से। क्या मैं P और Q के रिलेशन को पता करके Q और R का रिलेशन निकाल सकता हूं? नहीं निकाल सकता ना, इसमें तो R का टर्म ही नहीं आया, R की बात ही नहीं हुई है कहीं पे। कैसे बता दूंगा मैं कि R से बड़ा है कि छोटा है? दूसरा देखो, P माइनस R इज नेगेटिव, P माइनस R इज नेगेटिव, यानी कि P जो है, इसको R को इधर ले जाओ, P R से छोटा है। यहाँ पे P और R की बात हो रही है। अब यहाँ पे बात हो रही है P की, मैं Q का कैसे बता दूंगा? नहीं बता पाऊंगा ना। Q की बात होनी चाहिए। दोनों को अकेले अकेले मैंने रख के देख लिया, वो इसका यस या नो का आंसर नहीं करता है। दोनों को साथ में रख के देखो, साथ में रखने का मतलब क्या है कि P जो है वो Q से बड़ा है, P जो है वो Q से बड़ा है, P ऊपर है Q से, और P जो है वो बड़ा है R से। P है वो छोटा है, P इज लेस देन R, यानी कि P जो है वो छोटा है R से, यानी कि R ऊपर है। ये देखो R से छोटा आ गया P, R से छोटा है ना P, R बड़ा है, और यहाँ पे क्या है, P बड़ा है Q से, P बड़ा है Q से, यानी कि R सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा P है, उससे छोटा Q है। ये वाली अपनी चीज आ गई। अब इसने पूछा है कि क्या Q बड़ा है R से, क्या Q बड़ा है R से? बिल्कुल नहीं है। मैं आंसर कर पा रहा हूं कि नो, इट इज नॉट ग्रेटर देन R, Q इज नॉट ग्रेटर देन R, Q इज लेस देन R। R सबसे बड़ा है, उससे छोटा P है, उससे छोटा Q है। मैंने जब दोनों स्टेटमेंट को टुगेदर यूज किया तब मैं आंसर कर पाया इसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। दोनों को अगर अकेले अकेले यूज करूंगा तो आंसर नहीं कर पाऊंगा, दोनों को अगर साथ में यूज करूंगा तो मैं उसका आंसर दे पाऊंगा कि नहीं, ये Q जो है वो R से बड़ा नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल भी आपको P और Q की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, बेसिक से करते जाओ। ये इनइक्वालिटी के साइन से डरते क्यों? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर का क्वेश्चन, इन अ पार्टी 75% पर्सन्स टुक टी, 60% टुक कॉफ़ी एंड 15% टुक बोथ टी एंड कॉफ़ी। ठीक है, मतलब इसमें अपन को क्या बनाना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ पर्सन्स हैं, ये टी वाले मान लो और ये मान लो कॉफ़ी वाले, और ये दोनों बोथ आ गया। अब इसने बोला है कि नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी, मतलब मिल्क लेने वाला जो बंदा है वो टी नहीं लेता है। मान लो कि मैं इसको, अब है ना, इसमें आप अलग बनाने मत जाओ, इसी में बनाओ आप, जस्ट इन दोनों का कॉमन जीरो रख देना यहाँ पे। पहला क्या था, पहला था टी, और टी वाले कितने, 75। ठीक है, यहाँ पे कॉफ़ी है, कॉफ़ी वाले कितने, कॉफ़ी वाले हैं 60, और फिर यहाँ पे है मिल्क वाले। और इसने बीच में क्या बोला है कि 60%, ये क्या है, 15% टुक बोथ टी एंड कॉफ़ी, 15 है टी और कॉफ़ी का कॉमन। ठीक है, नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी, मतलब मिल्क लेने वाला बंदा टी नहीं लेता, यानी कि ये वाला भी जीरो है, ये वाला भी जीरो है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, टी और मिल्क में कॉमन नहीं है, मैं 0 0 रख दे रहा हूँ उसको। यानी कि आप इस चीज़ से ये समझ गए कि ये जो 15 है ना, ये केवल ये वाला पार्ट है, ये वाला, इसके नीचे वाला 0 है। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि हाउ मेनी पर्सन्स अटेंडेड द पार्टी। अब ये क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस का क्या हुआ है कि इसमें आपको बेनिफिट भी हुआ है और लेकिन आपको है ना नुकसान भी हुआ है। नुकसान कैसे हुआ है, इसमें 2 स्टेटमेंट दे दिए, यानी कि दोनों से आपको चेक करना पड़ेगा कि इससे आंसर निकल जा रहा है तो भी अपन को आंसर हो जाएगा, इससे आंसर निकल जा रहा है तो भी हो जाएगा। इसने यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, 2 सेपरेट क्वेश्चंस बन सकते हैं इन दोनों स्टेटमेंट्स में।
याद रखना, बना सकता है यूपीएससी। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि हाउ मेनी पर्सन्स अटेंडेड द पार्टी, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स निकालने मेरे को जो कि पार्टी में आए हैं। उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, देखो ये 75 है, 75 में से 15 लोग ही हैं, यानी कि 60 लोग यहाँ पे बचे। ये वाला एरिया आप अगर देख पा रहे हो तो ये वाला एरिया, ये जो एरिया है ये 60 है, ये ठीक है। फिर यहाँ पे देखो 60 लोग हैं कॉफ़ी वाले, उनमें उनमें से 15 ये यहाँ पे हैं। लेकिन ये 60 जो हैं ये टोटल हैं यहाँ का भी, ये वाला कॉमन जो है उसमें ये वाला भी आएगा कॉमन। ये जो बचा हुआ 45 है ना, वो ये है बचा हुआ 45। मान लो कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में कॉमन x है, तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 में से 15 गया और फिर x गया, 60 में से 15 गया तो 45 और 45 में से x चला गया, ये वाला एरिया आ गया। कौन सा वाला, ये वाला, ये ऊपर ऊपर वाला, ये वाला। समझ पा रहे हो। और यहाँ पे मान लो कि ये मिल्क जो लिया है ये कुछ ना कुछ क्वांटिटी में लिया है मिल्क, ये मिल्क अलोन है, ये ठीक है। ये वाला एरिया आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वाला, ये मिल्क अलोन है, ओनली मिल्क। अब उसने पूछा क्या है कि अटेंड किसने किया है। अटेंड करने का मतलब है कि मेरे को ओनली मिल्क प्लस एक्स की वैल्यू मिल जाए तो मेरे को टोटल गिन लूंगा मैं। अब आपको सोल्व करने नहीं बैठना है टोटल कि कैसे सोल्व करूंगा, कैसे वो करूंगा, केवल मेरे को ये देखना है कि इन दोनों की वैल्यूज निकाल पा रहा हूँ कि नहीं। एक्स की वैल्यू निकाल लूंगा तो यहाँ की वैल्यू आ जाएगी ये वाले की, और यहाँ की वैल्यू तो अपन को पता है ही, ओनली मिल्क की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ से निकाल लेंगे। पहला पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि 50 पर्सन्स टुक मिल्क, इसने बोला मिल्क कि 50 लोग जो हैं वो मिल्क लेते हैं। अब मिल्क में तो ओनली मिल्क भी आएगा, ओनली मिल्क, और ये एक्स भी आएगा, ये वाली वैल्यू आएगी टोटल। तो ये वाली वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, इन दोनों की वैल्यू तो उन्होंने दे दी कितनी, 50। लेकिन इससे अपना काम नहीं चलेगा ना, क्योंकि यहाँ पे अब देखो टोटल आप गिनने जाओगे तो क्या गिनोगे, 60 तो ये हो गया, फिर 15 ये हो गया, फिर 45 माइनस एक्स ये हो गया, प्लस एक्स ये हो गया, और फिर ओनली मिल्क आ गया। ये हैं टोटल नंबर। अब इसने उसने बोल दिया है एक्स प्लस ओनली मिल्क, ये दोनों तो हैं 50, ठीक है। लेकिन इसकी वैल्यू निकालने के लिए एक्स की सेपरेट वैल्यू चाहिए अपन को, मतलब जो मिल्क प्लस कॉफ़ी में कॉमन आएगा उसकी वैल्यू अननोन रह गई, और अगर इसकी वैल्यू अननोन रह गई तो मैं आगे सोल्व ही नहीं कर पाऊंगा। यानी कि ये एक इक्वेशन है, यहाँ पे दो अननोन है, ये एक्स और एक ये ओनली मिल्क, यहाँ पे इसकी वैल्यू तो आपको मिल गई लेकिन इसकी वैल्यू आपको मिली नहीं एक्स की, तो आप सोल्व नहीं कर पाओगे, ये तो आपका फंस जाएगा ना। यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐड करो इनको, ये 75 प्लस 45 कितना हो गया 120, 120 प्लस 50 ये 170, 170 माइनस एक्स। अब इस एक्स की वैल्यू कहाँ से लाओगे, तो स्टेटमेंट 1 जो है वो अलोन सफिशिएंट नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स हु अटेंडेड द पार्टी इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ पर्सन्स हु टुक मिल्क ओनली। मिल्क ओनली जो पर्सन ले रहे थे उसको ये मान लो कि y है, इसकी तुलना में जो टोटल नंबर है वो 5y है, यानी कि 5y इज इक्वल टू, अब इनको पूरों को जोड़ो, फिर से पूरों को जोड़ने पे यही तो था पूरा का पूरा, यहाँ से 50 को हटा दो, ये टोटल 5y है और ये ओनली मिल्क y है। अब देखो इसको सोल्व करने की कोशिश करो, अब ये सोल्व हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सोल्व, 60 प्लस 15 कुछ आएगा, प्लस 45 कुछ आएगा, x ये माइनस में ये प्लस में, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, y को अपन इधर भेज देंगे यानी कि 4y आ जाएगा इधर, इज इक्वल टू समथिंग आएगा। तो y की वैल्यू यहाँ से निकाल लूंगा मैं, और y की वैल्यू निकाल लूंगा यानी कि टोटल कितने थे 5 गुना थे y के, 5y की वैल्यू निकाल लूंगा मैं, यानी कि मैं यहाँ पे टोटल वैल्यू निकाल पाऊंगा।
पहले में नहीं निकाल पा रहा था, दूसरे में निकाल पाऊंगा। अब इन दोनों को साथ में रखने का तो कोई मतलब है ही नहीं, इन दोनों को आपको साथ में रखने का तो कोई मतलब है ही नहीं। साथ में वो क्या बोलेगा कि इन दोनों की वैल्यू है वो 50 है, y प्लस एक्स की वैल्यू 50 है, और वहाँ पे उसने दे दी है कि टोटल वैल्यू 5y है। इन दोनों को साथ में रखने का मतलब क्या है, मतलब x को, मतलब अपन दोनों को साथ में रखने की जरूरत ही नहीं है, एक के साथ में ही अपना आंसर निकल पा रहा है। और दूसरे ऑप्शंस देखो इसके, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाई यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन। बिल्कुल सही है, दो के साथ में तो अपन निकाल पा रहे हैं लेकिन एक के साथ में नहीं निकाल पा रहे हैं। दूसरा देखो, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाई यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन, बिल्कुल गलत। तीसरा देखो, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाई यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन, बिल्कुल गलत हो गया। भाई दूसरे में तो अकेले में निकाल पा रहे हैं ना अपन। अब ऐसा है कि अगर मैं दोनों को साथ में लूंगा ना तो आंसर निकल ही जाएगा। तो कैसे आंसर निकल जाएगा, तो ऐसे निकल जाएगा कि यहाँ पे ये वाला एक तरीके से एक्स्ट्रा स्टेटमेंट हो जाएगा ये। लेकिन यूपीएससी वाला देखो कितना क्लियर आपको मेंशन करता है कि बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन, तो यहां पे वो गलत हो जाएगा क्योंकि एक अलोन को यूज करके तो मेरा आंसर आ रहा है ना। अगर ये स्टेटमेंट अब कोचिंग वाले बनाते तो वो क्या करते, वो ये स्टेटमेंट डालते कि दोनों को साथ में यूज करने पे इसका मैं आंसर निकाल सकता हूं। तो दोनों को साथ में करके तो आप आंसर निकाल ही लोगे ना जब एक से निकाल रहे हो तो। लेकिन यूपीएससी वाले ने देखो कितना क्लियर बोला है कि एक को अकेले यूज करने पे आंसर नहीं निकाल पाऊंगा लेकिन दोनों को यूज करके निकाल लूंगा, तो बिल्कुल गलत कर दिया उसने। तो आप समझो यूपीएससी कभी गलती नहीं करेगा ये कोचिंग वाली। डी ऑप्शन देखो, द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर, बिल्कुल गलत। अपन तो केवल एक स्टेटमेंट से ही आंसर निकाल पा रहे हैं, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देख लो कितना क्लियर दे रहा है यूपीएससी। यहां से देखो फिर से ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन फिर से आपके लिए बोनस का काम करेगा। कैसे करेगा, इसने पूछा है कि व्हाट इज द नंबर, दो स्टेटमेंट दे दिए और उसने नंबर पूछ लिया है, 3 डिजिट नंबर है यानी कि एक्स वाई जेड के टर्म में है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 100x प्लस वाई प्लस जेड। पहली चीज देखो, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। मतलब मैं अगर x इंटू वाई इंटू जेड करूंगा तो ये किसके बराबर आएगा, उसके सम के बराबर आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। एक इक्वेशन 3 अननोन, कैसे सोल्व करोगे। अगर आपको एक इक्वेशन ऐसी मिले कि x प्लस 10 बराबर 20, ये इक्वेशन एक अननोन है तो आप x की वैल्यू निकाल लोगे। एक इक्वेशन में 3 अननोन, कैसे सोल्व करोगे, निकाल ही नहीं सकते ना। हिट एंड ट्रायल करोगे क्या इसमें, अगर हिट एंड ट्रायल करोगे तो गलत है वो, क्योंकि उससे मतलब ये कोई तरीका थोड़े ना होता है। बहुत सारे लोग इसमें 1 + 2 + 3 और यहाँ पे लिख के आगे होंगे 3 × 2 × 1, यानी कि देखो मैंने तो आंसर निकाल दिया 123 होगा ऐसा। अरे आप ये बेवकूफ़ी कर रहे हो। मैं कल को आपको बोल दूं कि ये 321 ले लो, ये 321 और 123 सेम थोड़ी है, दो अलग अलग है ना। लेकिन आंसर तो कोई एक ही होगा, नंबर तो कोई एक ही निकल के आना चाहिए ना। ये तो 321 है, इसमें भी देख लो 3 + 2 + 1, ये 6 निकल के आ गया। फिर से इसका मल्टीप्लाई करो 3 × 2 × 1, 6 आ गया। तो आप 321 को लोगे या 123 को लोगे, हिट एंड ट्रायल थोड़े ना करना है यहाँ पे ये देखो कि तीन अननोन है, एक इक्वेशन है, सोल्व नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट अलोन सफिशियंट नहीं है। स्टेटमेंट 2 को देखो, द नंबर इज डिविजिबल बाय द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर। सम क्या है, नंबर क्या है, नंबर है 100x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि द नंबर इज डिविजिबल बाई सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर। अब ये फिर से क्या बोल रहा है, ये दो इक्वेशन, ये कैसे निकाल लोगे आप इसको, मेरे को बताओ। आप हिट एंड ट्रायल मत करो और मेरे को बताओ इसको कैसे सोल्व करोगे। 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है और एक इक्वेशन है, आप सोल्व कर ही नहीं सकते। आप करते रहो हिट एंड ट्रायल, दो वैल्यू तो निकल ही आएगी। हिट एंड ट्रायल थोड़े ना करवाना चाहता है वो आपसे, वो आपका एप्टीट्यूड चेक कर रहा है कि ये
3 अननोन है, फिर भी ये कोई दिमाग लगाता है क्या किसी चीज में? ठीक है। और इसने नॉन जीरो भी नहीं बोला है, जीरो पॉसिबल हो सकता है। मान लो कि ऊपर मैं ऐसा कोई नंबर ले लूँ, जैसे कि 102 आ गया ऊपर नंबर, और नीचे ले लूँ मैं 1+2, यानी कि ये 3 हो गया। ऊपर देखो 2+1 3, यानी कि ये भी 3 से डिविजिबल है। ये नीचे 3 आ रहा है, तो ये कुछ ना कुछ डिविजिबल आ जाएगा, आ जाएगा ना। और दूसरा दूसरा एग्जाम्पल लेके देख लो, कौन सा एग्जाम्पल लोगे? 3 1 2, ये जैसे ऊपर ले रहे थे 1 2 3 वाला, और नीचे कर दो 3+1+2, ये निकल के आएगा 6, और ये ऊपर का 312, ये डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, 6 से हो जाएगा। अब इन दोनों में से आप कौन सा चूज करोगे? बताओ कहाँ से आंसर निकाल लोगे आप इसका? तीसरा एग्जाम्पल देखो, 108 डिवाइडेड बाई इसका सम देखो 1+0+8, यानी कि 108/9, ये कितना निकल के आता है? 9 × 11, 9 × 12, ये 12। कौन सा लोगे इसमें से? 102 को लोगे, 312 को लोगे, 108 को लोगे? जब तक आपको पता नहीं हो ना, तो आपको ऐसे हिट एंड ट्रायल नहीं रखने चाहिए उसमें। किसी को ये 312 एक मिल जाएगा, मिरेकल मिरेकल बोल के आंसर करके आ जाएगा, गलत हो जाएगा, ये करना ही नहीं है। और यूपीएससी वाला आपसे चाह रहा ही नहीं है। यूपीएससी क्या चाह रहा है आपसे? यूपीएससी वाला ये चाह रहा है कि ये बच्चा देखे यहाँ पे कि 3 वेरिएबल्स है, एक इक्वेशन है, यहाँ से नहीं निकलेगा। ये यहाँ पे भी 3 वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, दूसरे से भी अकेले से नहीं निकलेगा, और दोनों को मैं कंबाइन कर दूंगा ना, दोनों को मैं कंबाइन कर दूंगा तो भी नहीं निकलेगा, क्योंकि 2 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है और 3 अननोन है। कैसे सोल्व कर दोगे आप? 3 अननोन को कैसे सोल्व कर दोगे 2 इक्वेशन के साथ? अगर आपको 3 अननोन चाहिए तो उसके लिए 3 एटलीस्ट उसमें, ये देखो मान लो कि किसी में x y और z 3 अननोन है, तो उसको निकालने के लिए आपको मिनिमम मिनिमम से मिनिमम 3 इक्वेशंस चाहिए x y और z में। ठीक है, क्योंकि अगर आप 2 इक्वेशन दोगे ना, x मान लो कि 5x प्लस यहाँ पे 4y प्लस 3z, ये दे दी, यहाँ पे बराबर 12 कर दिया, यहाँ पे बराबर 10 कर दिया, हाइपोथेटिकल ले रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है इनका आंसर निकले। तो अगर मैं इन दोनों को सोल्व करने बैठूंगा, यहाँ पे एक्स वाई है, एक्स और वाई का आप जो वैल्यू निकालोगे ना, वो जेड के टर्म में निकल के आएगा। एक्स का भी समथिंग इंटू जेड आएगा और वाई का भी समथिंग इंटू जेड आएगा। आपको 3 इक्वेशन सोल्व कर 3 अननोन निकालने के लिए 3 इक्वेशन मिनिमम चाहिए। ठीक है, उसने दो इक्वेशंस दे दिए और अननोन 3 है, दोनों को साथ में यूज करके भी मैं आंसर नहीं निकाल सकता। ये बोनस क्वेश्चन है, आपको इसमें सोल्व करने नहीं बैठना है, सीधे सीधे डी मारो, आगे बढ़ो। हिट एंड ट्रायल मत लगाओ यहाँ पे कि मेरे को 1 2 3 मिल गया, मेरे को 3 2 1 मिल गया, ऐसे ऐसे नहीं होगा। आपने सारे के सारे नंबर्स थोड़े ना चेक कर लिए हैं कि कोई नंबर ऐसा मिलेगा ही नहीं। दूसरा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अगेन, ये वाला भी बोनस क्वेश्चन है। अच्छा, अपन मार्क नहीं कर रहे हैं अभी, तो कहाँ तक मार्क कर लिया था? यहाँ कर लिया था ये वाला क्वेश्चन। चलो ठीक है, इसको छोड़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपसे बिल्कुल होना चाहिए था, एकदम बेसिक क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आपसे होना चाहिए था, इसमें तो कुछ पूछा ही नहीं है। ये वाला क्वेश्चन आपसे होना चाहिए था, इसमें तो ये डायग्राम बनाने के बाद में कुछ भी नहीं था। और ये क्वेश्चन भी आपसे होना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि आपसे ये क्वेश्चन होने चाहिए थे। क्वेश्चन नंबर 60 देखो, क्वेश्चन नंबर 60 में बोल रहा है कि 5 चिल्ड्रन है, एजेस उनकी उम्र दी हुई है ABCDE बढ़ते हुए क्रम में, 2 सक्सेसिव एजेस डिफर बाई 2, यानी कि मान लो कि इसकी x है तो इसकी x+2 है, इसकी x+4 है, इसकी x+6 है और इसकी x+8 है। वो क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड। यंगेस्ट कौन है? x की वैल्यू निकालनी है अपन को। अब इसको सोल्व करने थोड़े बैठना है। इसमें देखो यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया ना, यूपीएससी आपका एप्टीट्यूड चेक करेगा। देखो कैसे चेक करेगा, द एज ऑफ द एल्डेस्ट इज 3 टाइम्स द यंगेस्ट। एल्डेस्ट कौन है? ये वाला है। x+8 जो है वो 3 टाइम्स है यंगेस्ट, यानी कि x। एक इक्वेशन, एक ही अननोन, क्या मैं इसका आंसर निकाल पाऊंगा?
बिल्कुल निकाल लूँगा ना। इसको आप सोल्व करना ही नहीं है। बहुत सारे लोग इसके बाद में ऐसे करने लग जाएंगे, इसको x को उधर ले गया, 2x आ गया, x की वैल्यू 4 निकल के आ गई। अरे क्यों, ये टाइम वेस्ट क्यों करना है? ये जो 10 सेकंड बर्बाद कर रहे हो आप, क्यों करना है? ये मत करो। एक इक्वेशन, एक अननोन, सॉल्व हो जाएगा। दूसरा देखो, द एवरेज एज ऑफ चिल्ड्रन इज 8 ईयर्स। एवरेज कैसे निकालते हैं इसका? एवरेज निकालने का एक तो तरीका ये है कि सारों को जोड़ दो, उसमें डिवाइडेड बाई 5 कर दो। या फिर अगर देखो ऐसे सक्सेसिव डिफरेंस आता जाता है ना फिक्स नंबर का, तो उसका जो मिडल टर्म होता है ना, वही उसका एवरेज होता है। उसका इधर वाले टर्म्स छोड़ दो, इधर वाले टर्म्स छोड़ दो, इधर 2 छोड़ दो, इधर 2 छोड़ दो, बीच वाला जो है ना x+4, यही उसका एवरेज। आप सोल्व करके देख लो, सारों को ऐड करो, डिवाइडेड बाई 5 करो, यही आएगा। x+4 की वैल्यू उसने कितनी दे दी है? 8 दे दी है। तो एक इक्वेशन, एक अननोन, क्या इससे सोल्व हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्या इससे सोल्व हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ऑप्शन देखो, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाई यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। अब देखो यूपीएससी ऐसे बकवास नहीं करेगा कि दोनों को साथ में यूज करके क्या मैं आंसर निकाल सकता हूँ। उसने बोल दिया है कि बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि एक से मैं निकाल पा रहा हूँ ना, तो 2 से तो मैं निकाल ही लूंगा। यूपीएससी का स्टैंडर्ड तरीका है ऑप्शन सेट करने का। बोनस क्वेश्चन था ये, इसमें आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना था, एकदम सही होना चाहिए था। ये वाला क्वेश्चन देखो, स्टैंडर्ड पीएनसी का क्वेश्चन। इन एन एग्जामिनेशन द मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच ऑफ द 4 पेपर्स नेमली PQRS आर 100। ठीक है, मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट आर इन इंटीजर्स। ठीक है, द अ स्टूडेंट कैन स्कोर 99% इन n डिफरेंट वेज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? 99% लेके आना है। देखो PQRS, ये 100 नंबर का, ये 100 नंबर का, ये 100 नंबर का, और ये 100 नंबर का, टोटल 400 नंबर का पेपर। 400 में से 99% यानी कि 396 नंबर लेके आने हैं मेरे को टोटल। ठीक है, यानी कि 4 नंबर मेरे को कटवाने हैं। ये बात समझ में आई आपको कि 4 नंबर मेरे को कटवाने हैं। अब मेरे को टोटल तरीके ढूंढने हैं कि मैं ये 4 नंबर कैसे कटवा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो PQRS, टोटल तरीके देखते जाओ आप। सबसे पहले मान लो कि मैं एक एक नंबर चारों में काट लूँ, तो मेरे टोटल 4 नंबर कट जाएंगे। मान लो कि मैं इसमें एक भी नंबर ना कटने दूँ, इसमें एक भी नंबर ना कटने दूँ, इसमें भी एक नंबर ना कटने दूँ, पूरे के पूरे यहीं पे कट जाए किसी एक सब्जेक्ट में। पॉसिबिलिटी है ना। मान लो कि मैं इसमें एक भी नंबर नहीं कटने दूँ, इसमें एक भी नंबर नहीं कटने दूँ, और यहाँ पे 3 नंबर कट जाएं, यहाँ पे 1 नंबर कट जाए। क्या ये पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है। फिर देखो अगली पॉसिबिलिटी, यहाँ पे मैं एक नंबर ना कटने दूँ, यहाँ पे भी एक नंबर ना कटने दूँ, यहाँ पे मैं 2 नंबर कट जाने दूँ, यहाँ पे मैं 2 नंबर कट जाने दूँ, यहाँ पे मैं एक भी नंबर ना कटने दूँ, यहाँ पे मैं एक नंबर कटने दूँ, यहाँ पे मैं 2 नंबर कटने दूँ, और मतलब यहाँ पे 1 नंबर कटने दूँ, यहाँ पे 2 नंबर कटने दूँ। क्या ये पॉसिबिलिटी है? इसके अलावा मेरे को कोई पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही है 4 नंबर काटने की। मैंने चारों में से काट के देख लिए, और मैंने 1 में से काट लिए, फिर मैंने 2 में से काट लिए, फिर मैंने 2 में से ये काट लिए, फिर मैंने 3 में से ये काट लिए। इसका तो केवल एक ही तरीका कि सब में से एक 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 नंबर काटते चले जाओ, सब में से एक एक नंबर काटते चले जाओ, ये तो एक तरीका हो जाएगा। यहाँ पे देखो, ये जो 4 नंबर कटे हैं वो S से भी कट सकते हैं, R से भी कट सकते हैं, Q से भी कट सकते हैं, P से भी कट सकते हैं। किस में से काटूँ मैं 4 नंबर? किसी एक सब्जेक्ट में, और उसी सब्जेक्ट में चारों के चारों नंबर काट लूँ। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे मैं निकाल लूँगा सीधे सीधे कि 4 में से कोई एक सब्जेक्ट। वैसे भी आपको दिख रहा है कि 4 तरीके हो जाएंगे, जब पहला तो S में से कटें, या फिर R में से, या फिर Q में से, या फिर P में से। 4 में से एक सब्जेक्ट चूज़ करने का तरीका कितना आ जाएगा? 4C1, 4 तरीके, 4 तरीके। ठीक है, अब ये वाला तरीका देखो, यहाँ पे इसमें से मेरे को बिल्कुल नहीं काटना है, इसमें से मेरे को बिल्कुल नहीं काटना है। ये एक नंबर मैं कितनों में से काट सकता हूँ? ये एक नंबर में PQRS, इसमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में काट सकता हूँ, इसमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में काट सकता हूँ। मान लो कि मैंने 4 में से किसी एक सब्जेक्ट में ये नंबर काट लिए 4C1।
और फिर 3 सब्जेक्ट बच गए, उनमें से किसी एक सब्जेक्ट में 3 नंबर काटने हैं। उन 3 में से कोई एक सब्जेक्ट चूज कर लो और उसमें एंड साइन आएगा ये मल्टीप्लाई बाय, उसमें से मैं 3 नंबर काट लूँ। क्या आप समझ गए ये वाली चीज़? ठीक है। अब यहाँ पे ये वाली चीज़ देखो, यहाँ पे मेरे को 2 सब्जेक्ट ऐसी चाहिए जिनमें कि 2 नंबर काट सकूँ, तो मैं सीधे सीधे क्या कर दूंगा, 4 में से 2 सब्जेक्ट चूज कर लूँगा और उनमें नंबर काट दूंगा, 2 नंबर काट दूंगा। कौन सी 2 सब्जेक्ट में नंबर काटूंगा? कोई सी भी 2, यानी कि 4 से 2। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 1 1 है ना, ये 2 सब्जेक्ट में, तो अब मैं क्या करूँगा, एक में फुल नंबर लाने की, कौन सी सब्जेक्ट में फुल नंबर लेके आओ, कोई भी एक सब्जेक्ट में फुल नंबर लेके आ गया। फिर बचे 3 सब्जेक्ट, उन 3 में से किसी एक में 2 काटना। अब आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि मैं उस नंबर पे जा रहा हूँ जो स्पेसिफिक है। ये 2 तो एक में आ गए, इनको तो मैंने फिक्स कर दिया है। यहाँ पे मैंने इन 2 जीरो को फिक्स कर रखा था, ये 2 जीरो फिक्स कर रखे थे इन सारे केसेस में, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को फिक्स कर दे रहा हूँ। तो ये आपको सीखना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस के साथ में आएगा, ये ऐसे नहीं आएगा। अब ये देख लो, यहाँ से कितने तरीके हैं, 4 इंटू 3, ये 12 तरीके ये हो गए। 4C2 यानी कि 4 इंटू 3/2, ये कितने तरीके आ गए, 6। 4 इंटू 3, ये 12 तरीके ये हो गए। टोटल ऐड कर दो इनको, ऐड कर दो इनको, 12 और 12 24, 24 और 10 34, 34 और 1 35। टोटल वेज कितने, 35 वेज हैं जिससे कि वो 99% लेके आ सकते हैं। अब कुछ लोग इसमें है ना 396 को भी डिवाइड करेंगे कि वो 100 नंबर दे देंगे, 100 नंबर, और फिर किसी एक सब्जेक्ट में मान लो कि उन्होंने 4 के 4 नंबर किसी एक सब्जेक्ट, वो कम्प्लीटली फाइन है। पर मेरे को ये ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है कि मैं उसको कम संख्या की तरफ कर लेता हूँ, ताकि मेरे को कैलकुलेशन करते टाइम ऐसे प्लस माइनस ना करना पड़े इन सब में कि 97 मार्क्स आ रहे हैं, 98 मार्क्स आ रहे हैं। इस वजह से मैं ऐसा करता हूँ। आई होप आप समझ पा रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, अ फ्लैग हैज़ टू बी डिजाइंड विद 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स यूजिंग सम या फिर ऑल ऑफ द कलर्स रेड, ग्रीन और येलो। 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स हैं, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इनमें मेरे को कलर के चॉइसेस क्या दिए हैं उसने, या तो रेड हो सकता है, या फिर ग्रीन हो सकता है, या फिर येलो हो सकता है। What is the number of different ways in which this can be done so that, ये so that ही तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, no two adjacent strips have the same color। मान लो कि पहली स्ट्रिप को मैं कलर करने जाऊं, इसके पास में कौन कौन से ऑप्शन है, इसके पास रेड का भी ऑप्शन है, ग्रीन का भी ऑप्शन है, येलो का भी ऑप्शन है, यानी कि तीनों के तीनों चांसेस हैं इसके पास। लेकिन उसने बोला है कि नो टू एडजेसेंट स्ट्रिप्स हैव द सेम कलर, कोई भी 2 लगातार स्ट्रिप जो हैं वो सेम कलर की नहीं हो सकती। अब मान लो कि यहाँ पे 3 में ये एक रेड यूज हो गया, मान लो कि ये रेड यूज हो गया, तो अगले के पास में ऑप्शन क्या बचेगा, केवल और ग्रीन और येलो का ही तो ऑप्शन बचेगा, इसके पास केवल 2 ही ऑप्शन बचेंगे। मान लो कि यहाँ पे ग्रीन यूज हो गया, तो अब ग्रीन यूज नहीं हो सकता, अगले में रेड और येलो हो सकता है, यानी कि इसके पास भी कितने ऑप्शन हो गए, 2। मान लो कि यहाँ से रेड आ जाए फिर से, तो रेड फिर आगे नहीं आ सकता कंटिन्यूअस, फिर जी या वाई में से कुछ एक आएगा, यानी कि इसके पास भी 2 ऑप्शन हो गए। तो टोटल तरीके कितने हो गए, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। 24 टोटल तरीके हो जाएंगे जिससे कि ये कलर किया जा सकता है। इस वाले पार्ट में यहीं तक रखते हैं, अगले वाले पार्ट में ये पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा अपना, ठीक है। थैंक यू सो मच।